नमस्कार दोस्तों, और आप सबका स्वागत है बिल्कुल नए वीडियो में। चाहे हम बात करें हाल ही में वैष्णो देवी में आए लैंडस्लाइड की, धराली में हुई फ्लैश फ्लड की या जोशीमठ में हुई लैंड सब्सिडेंस की, कहीं ना कहीं ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ और बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स से रिलेटेड है। साथ ही ये सब कुछ रिलेटेड है हेराक्लिटस की फिलॉसफी पैंटेरिया यानी कि एवरीथिंग फ्लोज से। आज हम समझेंगे कि हिमालयाज लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स और फ्लैश फ्लड्स के लिए इतने प्रोन क्यों है, इसके पीछे का साइंटिफिक और ज्योग्राफिक रीज़न। हिमालयस को दुनिया का सबसे यंग माउंटेन कहा जाता है, यानी कि सबसे युवा पर्वत। आपने अक्सर सुना होगा कि हिमालयस में आने वाले अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड के पीछे टेक्टोनिक एक्टिविटी जिम्मेदार होती है, लेकिन कभी आपने शायद ही डिटेल में जानने की कोशिश करी होगी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी आखिर होती क्यों है। यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालयस को कहा जाता है, लेकिन आखिर यंग फोल्ड माउंटेन्स होने का मतलब क्या है? अगले 2 से 3 मिनट में हम इसको एकदम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मिलियंस ईयर्स पहले ये सारा लैंडमास एक था, यानी कि तब कॉन्टिनेंट्स नहीं थे और ना ही इतने सारे महासागर थे, यानी सिर्फ एक लैंडमास था और एक महासागर जिसे कहते थे पेंजिया और पेंथालासा। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी आखिर होती क्यों है, क्यों ये प्लेट्स कभी कोलाइड कभी स्लाइड करती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। तो इसके पीछे का रीज़न है हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर। हमारी अर्थ एक सॉलिड स्फीयर नहीं है, बल्कि इसमें कई सारी लेयर्स मौजूद हैं। हम जिस लेयर के ऊपर खड़े होते हैं वो लिथोस्फीयर होती है। ये लगभग 50 किलोमीटर डेप्थ की होती है, लेकिन इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर, और ये लावा जैसी गर्म होती है। तो जो लिथोस्फीयर होती है वही टेक्टोनिक प्लेट होती है और ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है। और इसके फ्लोट करने का रीज़न होता है हमारी अर्थ के अंदर प्रेजेंट करेंट्स, जिन्हें कन्वेक्शन करेंट्स भी कहते हैं। इन कन्वेक्शनल करंट की वजह से ही टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। अब हम लौट के आते हैं पेंजिया और पेंथालासा के ऊपर। जब पेंजिया बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में बट गई तो एक टुकड़ा इंडियन प्लेट का था, यूरोशियन प्लेट का था, अफ्रीकन प्लेट का था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट का था। इस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत सारे टुकड़ों में बट गई थी। इसी के बाद वो इंसिडेंट होता है जब इंडियन प्लेट ने यूरोशियन प्लेट को कोलाइड किया था। सपोज ये इंडियन प्लेट है और ये यूरोशियन प्लेट है। अब सोचिए ये करीब 2 प्लेट आपस में टकराएंगी तो यहाँ पर एक अपलिफ्टमेंट होगा। ये जो अपलिफ्टमेंट होता है यही हमारे हिमालयाज है। क्योंकि हिमालय सबसे ज़्यादा लेटेस्ट माउंटेन है, इसीलिए उन्हें यंग फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, और यही रीज़न है कि वो अभी तक सेटल्ड नहीं हो पाए हैं। और सेटल ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडियन प्लेट अभी भी यूरोशियन प्लेट यानी कि नॉर्थ की साइड में 5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती जा रही है, यानी कि हिमालयस की हाइट आज भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो जो माउंटेन्स खुद सेटल नहीं है, अगर आप वहाँ सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टनल्स को बनाते जाएंगे तो वो एक मैन मेड डिजास्टर का रूप लेगी। इतना ही नहीं बल्कि अलग अलग ज्योग्राफिक रीजन की वजह से हिमालयाज के तीनों हिस्से अलग अलग रीजन की वजह से प्रोन है। हम बात करें आउटर हिमालयाज की तो यहाँ सैंड स्टोन, ग्रेवल्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं और इसीलिए ये एरिया हाईली इरोडेबल है। वहीं मिडिल हिमालयाज में स्टीप स्लोप और हैवी रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। और अगर बात करें हायर हिमालयाज की तो यहाँ ग्लेशियर्स पिघलते हैं, फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। डेटा के हिसाब से हर साल इंडिया में लगभग 30 से लेकर 40 लैंडस्लाइड्स होते हैं और इसके लगभग 66% लैंडस्लाइड्स हिमालयन रीजन में होते हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से लास्ट 50 ईयर्स में हिमालयन रीजन में एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं। हिमालयाज लिटरली फ्लो कर रहे हैं, रिवर्स अपना रास्ता बदल रही हैं और ग्लेशियर्स लगातार मेल्ट हो रहे हैं। प्रॉब्लम यही नहीं रुकती, बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इस खतरे को लगभग 4 गुना बढ़ा दिया है। अब कैसे अलग अलग फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स की, टनल्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, तो ये हिमालयाज के नेचुरल स्लोप को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा 8 गुना तक बढ़ जाता है। क्योंकि हिमालयाज मिट्टी के पहाड़ हैं और ना कि पत्थर के पहाड़, तो कंस्ट्रक्शन इसके नेचुरल इकोसिस्टम को हार्म करता है। वहीं बात करें अगर डिफॉरेस्टेशन की और वनों के कटान की, तो इससे स्लोप्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है और मिट्टी सड़क के नीचे आने लगती है। बढ़ती पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन पहाड़ों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे वो नीचे धंस जाते हैं। सोच के देखिए, एक ऐसी चीज़ जो अभी तक फॉर्म नहीं हुई, यानी कि अपने फॉर्मेशन के प्रोसीजर में है, और उस पर आप दबाव बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स, क्योंकि वो चीज़ें स्टेबल नहीं होती हैं। और यही पर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं या अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने की वजह से हम क्लाइमेट को इग्नोर कर रहे हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हिमालयाज का 47% एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है, यानी कि यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पर कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलती जा रही हैं। और
और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक ही सोल्यूशन है कि हिमालय को एक इको सेंसिटिव जोन समझ के ही हमें डेवलपमेंट करना होगा। यानी कि हमें उसकी कैरिंग कैपेसिटी को देखना हो कि हम कहाँ कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, उस हद तक जिस हद तक वो एनवायरनमेंट को या उसके नेचुरल इकोसिस्टम को हार्म ना करे। और इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं हिराक्लिटस की वो थ्योरी जिसमें वो कहते हैं एवरीथिंग फ्लोज, यानी कि कुछ भी स्टेबल नहीं है, हर चीज़ हर क्षण बदल रही है। हिमालय इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रिवर्स अपना कोर्स बदल रही हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, रॉक्स शिफ्ट हो रहे हैं और लैंडस्लाइड एक नेचुरल प्रोसीजर है। वास्तव में आपदाएं हमारे रास्ते में नहीं है, बल्कि हम आपदाओं के रास्ते में खड़े हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से। और हमारी गलती ये है कि हम इन सब टेम्परेरी चीज़ों को परमानेंट मान चुके हैं। जैसे हिराक्लिटस का सबसे फेमस कोटेशन है, इसका सिंपल मतलब है जब तुम एक ही रिवर में 2 बार उतरोगे तो रिवर का पानी अलग होगा और तुम खुद से भी तो थोड़ा अलग अलग बन चुके होगे। यहाँ रिवर एक मेटाफोर है, हर चीज़ कॉन्स्टेंटली बदल रही है। और हिराक्लिटस ने फायर को चेंज का एक अल्टीमेट सिंबल माना है, क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए भी स्टेबल नहीं होती। वैसे ये दुनिया भी एक सी नहीं रहती, हर सेकंड हर मिनट कुछ ना कुछ बदलता रहता है, चेंज होता रहता है और शेप लेता रहता है। हम सोचते हैं कि हिमालय एक परमानेंट वॉल है, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक फ्लोइंग सिस्टम है। आपको क्या लगता है डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है? अपने थॉट शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।